जब से महीने में 2-3 बार हाजी साहब घर आने लगे थे, नौरीन के दिन फिर गए थे। हाजी साहब खुद तो आते ही थे, साथ में गाड़ी भरकर सामान भी लाते। राशन के अलावा फल, सब्जी, गोश्त, बेकरी आइटम्स। नौरीन ने आज तक इतनी चीजें इकट्ठी घर में नहीं आती देखी थी। नजीर की तो तनख्वाह ही सिर्फ 8,000 थी। मुश्किल से कर्ज ले लेकर गुजारा होता। फिर 3 बच्चों का साथ, मैका भी कमजोर था। जब हाजी साहब की गाड़ी चलाते हुए नजीर ट्राली की टक्कर से अल्लाह को प्यारा हो गया, तो नौरीन को यूं लगा कि इसके सर से किसी ने आसमान छीन लिया हो और पांव के नीचे से धरती खींच ली हो। नजीर की जेब से 300 रुपए निकले और नौरीन के पास 3 रुपए भी नहीं थे। हाजी साहब ने कफन दफन का इंतजाम किया और कुल पर भी पूरी बरादरी को जर्दा पुलाव खिलाया। चंद दिन बाद जब मेला छट गया और हर कोई खाली तसल्ली और झूठा दिलासा देकर घर को लौट गया, तो अपने वाहिद कमरे में नौरीन बच्चों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो दी। आने वाले सारे दिन बहुत मुश्किल थे। बच्चों की फीस देनी थी, घर भी किराए का था। नौरीन को समझ न आती थी कि वो क्या करे। छोटी बच्ची की वजह से कोई नौकरी पर भी नहीं रखता। सोचा कि 9 साल के चांद को ही कहीं लगवा दूं। एक दिन किसी मोहल्ले वाले के साथ वर्कशॉप पर भेजा। रात को चांद सा बच्चा काला कलोटा होकर सिसकता हुआ घर लौटा तो माँ का सीना फटने को आ गया। नहला धुलाकर कपड़े पहनाए, माथा चूमा तो बेटे ने जेब से 120 रुपए निकालकर माँ को थमाए। तो नौरीन का कुछ देर पहले खुद से किया हुआ कॉल टूट के बिखर गया कि आइंदा चांद को वर्कशॉप गाड़ियों के नीचे घुसने नहीं भेजूंगी। चांद थोड़ा बहुत काम करने लगा था, मगर गुजर बसर मुश्किल थी। छोटी बच्ची का दूध ही पूरा होता या ब्रेक टाइम की रोटी। एक दिन हाजी साहब ने चांद को वर्कशॉप पर देखा तो पहचान लिया। बच्चे ने बताया कि स्कूल छोड़कर इधर काम करता हूं। तो हाजी साहब को बहुत दुख हुआ, क्योंकि नजीर उनके सामने अक्सर कहता था कि साहब, मेरा एक ही बेटा है, उसे तो मैं एमए करवाऊंगा। हाजी साहब ने उससे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कल आकर मिलने को बोला। चांद कार्ड लेकर घर आया तो नौरीन को उम्मीद लग गई कि शायद हाजी साहब उनकी कोई माली मदद करेंगे, क्योंकि नजीर उसे हाजी साहब की सखावत और दरिया दिली के बहुत किस्से सुनाता था। वैसे तो नजीर की वफात पर भी उन्होंने 20,000 दिए थे, मगर नौरीन ने इससे अपना कर्ज अदा कर दिया था। इद्दत गुजर चुकी थी। नौरीन खुद चांद के साथ हाजी साहब के पास आ गई। हाजी साहब शहर के नामी गिरामी कारोबारी शख्सियत थे। इज्जत, दौलत और शोहरत उन्हें वरासत में मिली थी। 5 जवान बच्चों के बाप और सोमो सलात के पाबंद, बारिश, दर्दमंद इंसान थे। न जाने कितने यतीम खानदान इनके जेरे कफालत थे। नजीर उनके पास 11 साल से था। उन्हें इसकी ताबेदारी पसंद थी। उसकी वफात का उन्हें सदमा था, लेकिन जब कल उसके बेटे को गाड़ी के नीचे लेटा देखा तो उनका दिल भर आया। चांद उन्हें जनाजे और कुल पर मिला था। वो उसे पहचान गए थे। नौरीन से इनकी मुलाकात नहीं थी। वैसे भी वो औरतों से मिलने से कतराते थे, लेकिन अब तो नौरीन बेटे के साथ आ चुकी थी। बीए के बताने पर उन्होंने दोनों को कमरे में बुलवा लिया। ऑफिस की शान और शौकत देखकर नौरीन के होश गुम थे। अपने ही ख्यालों में मुंह पर काली चादर लपेटे वो चांद के साथ अंदर आ गई। सलाम का जवाब देने के बाद हाजी साहब ने दोनों को सामने रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद अपनी चेयर पर सीधे होकर बैठे और बोले, मुझे अफसोस है कि हमने नजीर को खो दिया। बहुत ईमानदार और मुखलिस इंसान था, लेकिन क्या हो सकता है, जैसे रब की रजा। कल बच्चे को देखा तो दिल कांप गया कि मैं 4 माह आप लोगों से गाफिल रहा। मेरा अल्लाह मुझे इस गफलत की माफी अता फरमाए। मैं आप लोगों की मदद का पाबंद हूँ। हाजी साहब सर झुकाए धीमे लहजे में बोल रहे थे और नौरीन रो रही थी। मुलाजिम चाय लेकर आया तो हाजी साहब ने दोनों को चाय पेश की। चांद ने कहा कि वो चाय नहीं पीता, तो हाजी साहब ने इंटरकॉम पर जूस का ऑर्डर दे दिया। चाय ठंडी हो रही थी। हाजी साहब के इसरार पर नौरीन ने चेहरे से चादर हटाई और चाय का सिप लिया। गैर इरादी तौर पर हाजी साहब की नजर इस पर पड़ गई। गोरी रंगत पर रोई हुई भंवर आंखें और मुड़ी हुई दराज पलकों के नीचे सतवां सा नाक और गुलाबी लबो रुखसार वाली नौरीन को देखकर हाजी साहब महब से रह गए। हाथ में थामी तस्बीह के दाने गिनना भूल गए।
انہوں نے پھر ارادی طور پر اسے کن اکھیوں سے 2-3 بار دیکھا۔ چائے پی کر جب نورین نے اپنا چہرہ کالی چادر میں لپیٹ لیا تو حاجی صاحب کو یوں لگا کہ جیسے چاند بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا ہو۔ اچھی خاصی رقم کے ساتھ ساتھ نورین حاجی افضل صاحب کا دل بھی لے کر گھر آ چکی تھی۔ شام میں دوستوں کی محفل سجتی، دینی دنیاوی بحث و تقرار ہوتی، حاجی صاحب گفتگو میں پیش ہوتے، لیکن آج طبیعت بیزار سی تھی۔ جلدی ہی اٹھ کر گھر کو چل دیے۔ عموماً 10 بجے واپسی ہوتی تو کھانا چنا جاتا، آج 9 بجے ہی آ گئے۔ لاؤن میں بچے پلنگ پر زیب النساء بیگم پاؤں پسارے لیٹی تھی، خادمہ پاؤں داب رہی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی بولی، خیریت تو ہے نا، آج جلدی آ گئے؟ غلطی ہو گئی، وہ کہہ کر کمرے کی طرف بڑھے۔ ماجد بھاگو، حاجی صاحب کو کپڑے وغیرہ دو۔ زیب النساء نے خادم لڑکے کو بھگایا۔ رات کا کھانا سب اکٹھے کھاتے تھے، اسی بہانے سب سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ باورچی قسم قسم کے کھانوں سے میز بھر دیتا۔ حاجی صاحب خوب دل لگا کر کھاتے، لیکن آج کسی چیز میں ذائقہ نہیں تھا۔ جلدی ہی اٹھ گئے اور نماز کی تیاری کرنے لگے۔ رکوع تک ٹھیک رہا، پھر اچانک چھم سے سامنے نورین آن کھڑی ہوئی۔ سجدے میں بھی روبرو تھی۔ نماز پڑھ کر لاحول پڑھ کر اس کے خیال کو جھٹکا، استغفار کا ورد کیا۔ سونے آئے تو زیب النساء آدھے سے زیادہ بیڈ پر قابض تھی۔ خراٹے لیتا گوشت کا پہاڑ آج انہیں بالکل نہ بھایا۔ ایک کونے پر ناراض سے ہو کر منہ موڑ کر آنکھیں موند لی۔ دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک لوگوں کو اکثر ہی آتے دیکھا ہے، مگر عشق حقیقی سے عشق مجازی کا یہ سفر ایک کڑی شرط تھا، ایمان کی آزمائش تھی۔ مگر عورت کا جسم کمزور سہی، اس کے وجود کی کشش سے انکار ممکن نہیں۔ بڑے بڑے سادھو عشق کی راہ میں منہ کے بل گرے ہیں۔ بہت سے دن سرک گئے تھے۔ ہر ملاقاتی پر حاجی صاحب کو گمان ہوتا شاید وہ آئی ہو، مگر مایوسی ملتی۔ جمعے کے روز پہلے ٹائم گھر ہوتے، رشتہ دار دوست ملنے آتے، سارا دن ناشتہ چلتا۔ سپہر کو دفتر جاتے، جمعہ پڑھ کر سفید براق پوشاک میں خوشبو میں بس کر گھر سے نکلے تو خادم حسین نے حاجی صاحب کی پسند نصرت فتح علی خان کی سی ڈی لگا دی۔ میرے رش کے کمر تیری پہلی نظر، یوں نظر سے ملی کہ مزہ آ گیا، برق سی گر گئی کام ہی کر گئی، آگ ایسی لگائی کہ مزہ آ گیا۔ الفاظ اور ساز کے ردھم نے ماحول سا بنا دیا۔ حاجی صاحب کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھلی سیٹ پر براجمان تھے، بٹن دبا کر فل شیشہ کھول دیا۔ ٹھنڈی ہوا کے مست جھونکے داڑھی سے ٹکرائے، دل میں گدگدی سی ہوئی اور دل بے قرار ہو گیا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر بار یار ہی چل کے آئے، کبھی کبھی سوہنے کے درشن کے لیے اپنی حاضری دینا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے سوچا، خادم حسین، نذیر ڈرائیور کے گھر چلو۔ وہ بولے۔ ڈرائیور نے تنگو تاریک گلی کے شروع میں ہی گاڑی کھڑی کی اور مستعدی سے نیچے اتر کر حاجی صاحب کا دروازہ کھولا۔ پاس کھیلتے بچے کھیل بھول کر لش لش چمچماتی گاڑی کو شوق سے دیکھنے لگے۔ کیا حکم ہے، میں بچے کو بلا لاؤں؟ خادم حسین نے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، تمہارا جانا مناسب نہیں، تم یہیں رکو۔ حاجی صاحب نے نظریں جھکائے جھکائے کہا اور آگے بڑھے۔ نذیر کی وفات پر تو یہی اسی کچی زمین پر ٹینٹ لگے تھے، مگر نذیر کا گھر دوسری منزل پر تھا۔ لوہے کی تنگ سیڑھیاں حاجی صاحب کے قدموں کی منتظر تھی۔ سیڑھیوں پر پانی اور قدرے کیچڑ بھی تھا۔ حاجی صاحب سنبھل سنبھل کر پاؤں دھرتے یوں آگے بڑھے جیسے کسی دریا میں اتر آئے ہوں۔ عشق بھی کسی دریا سے کم نہیں، اپنے اندر اترنے والوں کو اکثر نگل لیتا ہے، مگر عاشق کب دشت صحرا یا سمندروں سے ڈرے ہیں۔ سامنے ہی ایک دروازہ تھا جس کا رنگ جگہ جگہ سے اترا ہوا تھا۔ دروازے پر نذیر احمد کے نام کی منی سی تختی آویزاں تھی۔ حاجی صاحب کا دل یوں دھک دھک کر رہا تھا کہ جیسے کچھ چوری کرنے آئے ہو۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوش سنبھالا تو والد صاحب نے 2 اور 2 4 کے چکر میں ڈال دیا۔ کاروبار میں پھنس کر جوانی کہیں راہ میں دھری رہ گئی۔ ماموں کی بیٹی زیب النساء سے عمر کے 22ویں سال میں ہی بیاہ دیا گیا۔ وہ بھی کاروباری باپ کی بیٹی تھی، رومانس سے زیادہ پیسے کا حساب رکھنے والی۔ پھر اوپر نیچے کے 5 بچے، جب طلب ہوتی تو وہ میسر نہ ہوتی۔ ساری زندگی خواہشات کو دبانے میں گزر گئی۔ دل موج مستی کو چاہتا بھی تو اللہ کا خوف
खानदानी शराफत और हसब नसब आड़े आ जाता। अलहाज इकराम का बेटा भला औरतों को ताड़ता अच्छा लगता है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक ख्वाहिश का नन्हा दिया जलता था। किसी प्यार भरे नाजुक लम्स की हसरत बाकी थी। और इस दिन नौरीन को देखकर उन्हें यूं लगा, हाँ तुम ही थी वो, लेकिन कहाँ थी तुम? दरवाजे पर घंटी तो नहीं थी। मजबूरन दरवाजा बजाना पड़ा। एक दस्तक, दो दस्तक के बाद आवाज आई, आ जाओ चांद, दरवाजा खुला है। वो कुछ देर सोचते रहे और फिर जोर लगाकर दरवाजा खोला। दरवाजा चूं चूं का शोर मचाते हुए यूं खुला जैसे अनजान मेहमान के आने पर एहतजाज कर रहा हो। हाजी साहब ने दरवाजे के सामने टंगा मलगजा सा पर्दा हटाया तो सामने ही नौरीन शलवार टखनों से ऊपर किए दुपट्टे से बेनियाज झाड़ू पकड़कर फर्श धो रही थी। पास ही लोहे की बाल्टी रखी थी। आ भी जाओ चांद, घंटे लगा देते हो, वो सर झुकाए हुए अपनी धुन में बोली। हाजी साहब ने खनकार कर गला साफ किया तो नौरीन हैरत से आने वाले को पांव से लेकर सर तक देखने लगी। अचानक उसके औसान बहाल हुए तो भागकर पास पड़ी चारपाई से अपनी ओढ़नी उठाकर सीने और सर पर लपेटती हुई बोली, अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब, आप आए ना। और चारपाई पर बिखरी बच्चों की किताबें समेटकर दो सूती चादर दुरुस्त की और उन्हें बैठने का इशारा किया। हाजी साहब धीरे धीरे आगे बढ़े और चारपाई के किनारे पर बैठ गए। इतनी देर में चांद भी पानी से भरा हुआ डोल उठाए गीले चप्पलों से शड़प शड़प करता हुआ आ गया। हाजी साहब को बैठा देखकर वो ठिठक सा गया। हाजी साहब ने उसे प्यार से पास बुलाया। कुछ देर उससे बातें करते रहे। नजीर की मंझली बेटी जारा भी इनके पास आ गई। नौरीन ने इशारे से चांद को बुलाया और गली की नुक्कड़ की दुकान से चांद को बिस्किट लाने के लिए दौड़ाया और खुद अपना लिबास दुरुस्त करके पास रखे मूढ़े पर आ बैठी। चांद बता रहा है कि इसका एडमिशन नहीं हुआ इस स्कूल में। हाजी साहब ने सवाल किया, जी वो कहते हैं गैर हाजिरी ज्यादा हो गई है, अब बच्चा नहीं चल सकता, अब अगले साल दाखिल कराना या एक जमात पीछे बिठाई। वो अदब से नजरें झुकाए बोली, इस तरह तो इसका एक साल जाय हो जाएगा। वो बोले, जी जी यही तो दुख है। वो जल्दी से बोली, अब भला नौरीन को कोई दुख हो और हाजी साहब चैन से बैठ जाएं? कैसे हो सकता है? फौरन मोबाइल निकाला और किसी से बात करने लगे। दरमियान में नौरीन से चांद की क्लास भी पूछी। फोन बंद करके बोले, चांद का साल जाय नहीं होगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सज्जाद साहब प्रिंसिपल हैं, दारे अरकम के दीनी और दुनियावी दोनों तालीम का मरकज है उनका। आप सुबह 9 बजे चले जाना। नौरीन बहुत ममनून थी और चाय ले आई थी। हाजी साहब का ये चाय पीने का टाइम नहीं था, लेकिन चाय जिन हाथों ने बनाई थी उन हाथों की चाह में वो भी पी ली। इस दौरान खामोशी रही। हाजी साहब की नजरें झुकी रहीं और नौरीन के गोरे चिट्टे पांव जो काले चप्पलों में और भी सफेद और गुलाबी लग रहे थे में उलझी रही। उठने लगे तो कल सज्जाद साहब के पास जाने की ताकीद करते हुए उन्हें ख्याल आया कि कहीं नौरीन सज्जाद के पास जाए तो उसका दिल भी। इससे आगे वो सोच ना सके और जल्दी से बोले, आपको कतन वहां जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पिछले स्कूल का सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ आप चांद को 8 बजे तैयार रखना। मेरा ड्राइवर और पीए आकर ले जाएगा और एडमिशन करवा के किताबें और यूनिफॉर्म के साथ घर छोड़ जाएगा। जी अच्छा, नौरीन ने कहा। तो हाजी साहब को सुकून सा मिल गया। अपनी चीज दूसरों की नजर से बचाकर रखनी चाहिए। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने दाढ़ी में हाथ फेरते हुए सोचा और रकम का लिफाफा नौरीन की तरफ बढ़ाया। जी इसकी क्या जरूरत है, अभी पहले पैसे पड़े हैं। नौरीन सादगी से बोली, नहीं ये आपका हक है मेरी तरफ। उन्होंने पहली बार नौरीन की खूबसूरत आंखों में झांकने की जुर्रत की और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ गए। शाम और रात फिर बेकरार ही गुजरी। दुपट्टे से बेनियाज नौरीन का नाजुक सा वजूद और माथे पर बिखरी बालों की लटे, मासूम सा हुस्न और हैरत भरी आह निगाहों से उन्हें देखना दिल में दर्द और सीने की हिद्दत को बढ़ाता रहा और बंद लबों से अस्तगफार का विर्द करते करते गुनगुनाने लगे। बेहिजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया।
मोहब्बत तो नाम ही इनायत का है, अपना सब कुछ महबूब के कदमों में दान कर देने का नाम। तारीख गवाह है कि बादशाहों ने मोहब्बत में तख्त व ताज को ठोकरें मार दी थी। हाजी साहब भी बिना हिसाब किताब के नौरीन पर नवाजिशें कर रहे थे, और मोहब्बत में हिसाब किताब का खाता ही कहाँ होता है। चांद और जारा दोनों स्कूल जाते थे। छोटी कशफ नौरीन के पास होती। हाजी साहब हफ्ते 2 हफ्ते बाद आते तो ड्राइवर 2-4 चक्कर गाड़ी से सामान उठाकर घर के अंदर रखता। हाजी साहब नौरीन की दीद के भूखे थे, और नौरीन हाजी साहब की मेहरबानियों के बोझ तले दबी जा रही थी। वो उन्हें अपना अंदाता समझती थी। क्या कुछ नहीं कर रहे थे वो इसके लिए। नजीर के बाद तो किसी ने इसका हाल तक न पूछा था। अच्छी खुराक और नाफिक्र फाके से नौरीन की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी, और वो निखर कर कली से गुलाब बनती जा रही थी। हाजी साहब के लाए हुए ब्रांड्स के जोड़े पहनकर वो मेम की तरह लगती। हाजी साहब यही तो चाहते थे। अब वो उनसे झिझकती भी नहीं थी। हाजी साहब ने उसे मोबाइल फोन भी ले दिया था, और इसमें एहतियातन सिर्फ अपना नंबर सेव करके दिया था। जब वो हंस हंस कर बातें करती तो हाजी साहब का दिल लूट लेती। जब उसके पास से होकर जाते तो घंटों मसरूर रहते। दिल की दुनिया आबाद हो जाए तो ये कायनात मुस्कुरा उठती है। खादिम हुसैन भी अपनी जहां दीदा निगाह से अपने मालिक की एक पुराने ड्राइवर की बेवा पर बढ़ती इनायतों को देख और समझ रहा था, मगर मालिक के हर हुक्म पर सर झुकाना उसका फर्ज था। मगर दुनिया वालों का मुंह बंद करना आसान काम नहीं। लोग नौरीन पर तोहमतें लगाने लगे थे। औरतें उसे देखकर सरगोशी में बातें करती। गली मोहल्ले वालों ने मिलना जुलना छोड़ दिया। बच्चे उसके बच्चों से खेलना छोड़ गए थे। नौरीन इस सूरत हाल से परेशान थी, मगर हाजी साहब से तज़किरा नहीं किया कि वो शरीफ और नफ्स इंसान क्या सोचेंगे। उन्होंने तो कभी भी इससे कुछ ऐसी बात नहीं की जो इखलाक के दायरे से बाहर हो। उस दिन तो हद हो गई। मालिक मकान ने मोहल्ले वालों की शिकायत पर 3 दिन के अंदर अंदर घर खाली करने का नोटिस भिजवा दिया। नौरीन को नजीर इसी घर में ब्याह कर लाया था। इतने सालों का साथ था, अब वो यहां से कहां जाएगी? किधर किराए का घर ढूंढेगी? सामान कौन उठाएगा? वो रोहांसी हो गई। हाजी साहब को शाम ढले परेशान हाल नौरीन का फोन आया तो वो घर जाने की बजाय नौरीन की तरफ आ गए। रोई रोई सी आंखों से नौरीन ने जल्दी से दरवाजा खोला। बच्चे सो चुके थे। हाजी साहब को सूरत हाल का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। नौरीन ने रोते हुए उन्हें तमाम बात बताई कि किस तरह मोहल्ले वाले इसके और इनके किरदार पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और अब इस मोहल्ले से भी निकाल रहे हैं। अब वो कहां जाएगी? नौरीन फूट फूट कर रो रही थी। हाजी साहब से इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहले तो वो उसे जुबानी कलामी तसल्ली देते रहे। जब उससे भी मामलात हल न हुए तो उन्होंने आगे बढ़कर इसके नाजुक आबगीने जैसे सिसकते वजूद को अपने सीने में समो लिया। एक तो रात की तन्हाई, सेहन में चिटकती चांदनी का अक्स, दूसरा इश्क आतिश, जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, चांदनी मुस्कुराई, मजा आ गया। चांद के साए में ऐ मेरे साखिया तूने ऐसी पिलाई, मजा आ गया। हाजी साहब को यूं लगा कि सब रियासतों के बदले जन्नत इसी दुनिया में मिल गई, और हाजी साहब के सीने से लगी नौरीन को समझ नहीं आ रही थी कि वो खुद को इन मेहरबान बाहों को सौंप दे या खुद को छुड़वा ले। वो एक तन्हा औरत थी, और तन्हा औरत पानी की लहर पर बहते एक तिनके से भी ज्यादा कमजोर होती है, और उस शख्स ने तो उसे सारी दुनिया की गंदी निगाह से बचाकर रखा था। इसके लिए और इसके बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया था। लोगों की उंगलियां तोहमत के लिए तो उठ जाती हैं, मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ते। हाजी साहब के वजूद से उड़ती खुशबू नौरीन की सांसों में शामिल हो रही थी। चांद बालकनी से झांकने लगा था। वो कुर्ब का लम्हा आकर जा चुका था, जिसका ख्वाब महीनों हाजी साहब की आंखों ने देखा था। हाजी साहब की बाहों की गिरफ्त से नौरीन आजाद हो गई थी, लेकिन तमाम उम्र के लिए एक नए रिश्ते की जंजीर में कैद हो गई थी। घर लेना हाजी साहब के लिए मसला नहीं था, और शिफ्टिंग भी मुश्किल न थी। नौरीन तो सिर्फ बच्चों की उंगलियां थाम कर निकली थी। सारा काम तो हाजी साहब के भेजे हुए बंदों ने किया था। हाजी साहब तो बस कुर्बत के इस हसीन लम्हे की कैद में थे। जब नौरीन की सांसों का रिदम उनके दिल के बहुत करीब था, वो तन्हाई में भी मुस्कुरा रहे थे।
دنیا کا سب سے خوبصورت جذبہ محبت ہے، اور جو اس جذبے کا اسیر ہو جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ نیا گھر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ بچے کشادہ گھر میں آ کر بہت خوش تھے، اور نورین کو تو یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اسے لگتا کہ آج تک اس نے اپنی عمر ایک ڈربے میں رہ کر گزاری تھی۔ وہ اپنے بچوں کے کھلے ہوئے چہرے دیکھ کر بہت شاداں تھی، لیکن ادھر حاجی صاحب عجیب شش و پنج کا شکار تھے۔ وہ نورین کو اس محلے سے تو نکال لائے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ نئی جگہ پر بھی کچھ عرصے بعد سوال اٹھنے لگیں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اب ان کو اپنے دل پر اختیار نہیں رہا تھا۔ وہ اب خود کو نورین سے دور نہیں رکھ پا رہے تھے، ادھر گناہ سے بھی ڈرتے تھے۔ ساری عمر کی ایمان کی کمائی ڈوبنے کا ڈر دامن گیر تھا، اور آخرت بھی خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تفسیر کھول کر بیٹھ گئے، محرم نامحرم پر لکھے کتابی مضمون پڑھنے لگے، احادیث ڈھونڈنے لگے۔ دل اور دماغ میں جنگ جاری تھی۔ بہت مجبور ہوئے تو بہت قریبی دو دوستوں کو شریک کار کیا۔ دونوں نے سمجھایا کہ جوان اولاد کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کا نہ سوچیں، مگر انہیں ان کا مشورہ ناگوار گزرا۔ بیوہ سے نکاح کا تو بہت اجر و ثواب ہے۔ دل دلیلیں دینے لگا، سوچا نورین سے بھی بات کر لوں، کیا خبر وہ راضی ہو نہ ہو۔ اوائل بہار کے دن تھے، چاند اور زارا سکول تھے۔ حاجی صاحب کی آمد پر اب نورین شرمائی شرمائی اور سمٹی سمٹی رہتی۔ نہ جانے دن میں کتنی بار حاجی صاحب کا بے اختیار گلے لگانا یاد آتا تو آنکھوں میں نشہ سا چھا جاتا اور دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگتی۔ نذیر کے بعد پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا۔ نورین کی ابھی عمر ہی کیا تھی، 16ویں سال میں ہی تو باپ نے بیاہ دیا تھا، ماں تو بچپن سے ہی نہیں تھی۔ نورین کی شادی کے بعد ابا نے بھی اپنا گھر بسا لیا اور اپنی جورو کا ہو کر رہ گیا تھا۔ نورین کے جذبات بھی پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ وہ ساری رات حاجی صاحب کی اسی خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتی تھی جو اس دن اس نے سونگھی تھی، جب حاجی صاحب نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کا ہمیشہ کے لیے ساتھ مانگا تھا۔ حاجی صاحب چاہتے تو اس کی مجبوری کے بنا نکاح کیے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ نورین کے لیے تو یہ حاجی صاحب کا بڑا پن تھا۔ ان کے سوال پر نورین نے شرما کر دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا، اور حاجی صاحب اس کی اس ادا پر مر مٹے تھے۔ آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر، سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پر، اس نے شرما کے میرے سوالات پہ ایسے گردن جھکائی، مزہ آ گیا۔ کورٹ میرج کا واحد گواہ خادم حسین ہی تھا، جس کے ساتھ نورین اور حاجی صاحب گئے تھے۔ ایجاب و قول کے بعد کاغذی کاروائی مکمل کروا کر جب دونوں واپس لوٹے تو دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ گاڑی میں حاجی صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھی نورین خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ کہاں حاجی صاحب جیسی معتبر شخصیت، اور کہاں ایک غریب بے بس لاچار 3 بچوں کی ماں اور بیوہ عورت۔ نورین اب نورین افضل ہو چکی تھی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی رشک کرتی کم تھا۔ ادھر حاجی صاحب کی بھی کیفیت مختلف نہ تھی۔ انہیں لگتا کہ وہ ابھی جوانی کے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ نورین کو پیار دینا بھی آتا تھا اور لینا بھی۔ وہ جتنا نورین کے وجود سے سیراب ہوتے تشنگی اور بڑھ جاتی۔ نشہ شیشے میں انگڑائی لینے لگا، بزم رندہ میں ساغر کھنکنے لگے، میں کدے میں برسنے لگی مستیاں، جب گھٹا گھر کے چھائی مزہ آ گیا۔ نورین کے وجود میں عجب کشش، جادو اور انوکھا سرور تھا۔ حاجی صاحب کی خوابیدہ حسرتیں انگڑائیاں لے کر جاگ اٹھی تھی۔ اب حاجی صاحب رات گھر دیر سے لوٹتے اور صبح دوبارہ حسن کے دربار پر حاضری لگاتے۔ چاند اور زارا دن میں اسکول ہوتے اور رات میں نورین انہیں جلدی سلا دیتی۔ حاجی صاحب نے شادی کے تحفے میں قیمتی زیورات اور تحائف کے ساتھ ساتھ نورین سے صرف ایک وعدہ مانگا تھا کہ وہ تمام عمر اس نکاح کا بھید نہیں کھولے گی، اور نورین نے حاجی صاحب کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائی تھی کہ وہ ان کی عزت اور پارسائی، وقار اور مقام کا ہر صورت خیال رکھے گی۔ ادھر زیب النساء کے سینے پر شک کے ناک ڈس مارنے لگے تھے۔ عورت اپنے شوہر کی چال ڈھال سے اس کے دل کا احوال جان لیتی ہے۔ حاجی صاحب کا وہ پہلے والے حاجی صاحب رہے تھے۔ رات کے کھانے پر نہ پہنچتے، صبح انہیں گھر سے جانے کی جلدی ہوتی، گھر کے کسی معاملات میں انہیں دلچسپی نہ ہوتی، بے دلی سے گفتگو کرتے۔ اتنے برسوں کا ساتھ تھا، بھلا کیسے نہ چونکتی۔
मगर उसकी रसाई घर से बाहर नहीं थी। अब बेटों को किस मुंह से कहती कि बाप पर नजर रखो। अंदर ही अंदर घुलने लगी। शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। बीमार बीवी से शौहर बहुत जल्दी उकता जाता है। और फिर हाजी साहब की जिंदगी में तो एक जवान हूर परी आ चुकी थी जो उन्हें टूट कर चाहती थी। नौरीन ने इश्क का मफहूम पहली बार जाना था। नजीर और इसका साथ तो रोटी पानी, रोने धोने और लड़ाई झगड़े का था। वो जिस तरह हाजी साहब से अपने वालेहानापन का इजहार करती, वो और भी इसके गिरविदा हो जाते। मर्द औरत के सिर्फ प्यार का ही तो भूखा होता है। वो दोनों इश्क की सरमस्ती में मदहोश थे और उधर आग सिर्फ ज़ेब-उन-निसा के सीने में नहीं दहक रही थी, खादिम हुसैन के घर में भी भांबड़ जल रहे थे। हाजी साहब रात 1-1 बजे तक नौरीन के घर रुकते तो खादिम हुसैन बेचारा गाड़ी में इंतजार करता। सुबह फिर हाजी साहब का हुक्म होता कि 9 बजे लेने आ जाना। गरीब आदमी था, नौकरी नहीं छोड़ सकता था। तनख्वाह के अलावा भी हाजी साहब उसकी मुट्ठी गर्म करते, मगर जैतून ये बात नहीं समझती थी। उससे रोज लेट आने पर खूब लड़ती, इस पर शक करती कि वो कोठे पर गंदी औरतों के पास जाता है। रोज ही घर में मार कुटाई होती, बच्चे रोते। अब खादिम हुसैन लाख बीवी को समझाता कि हाजी साहब के साथ था, वो ना मानती। भला कभी 2 बजे तक भी कोई दफ्तर खोले बैठे रहता है। एक रात घुमसान की लड़ाई के बाद जब बच्चे भी लड़ते मरते माँ बाप को देखकर रोने लगे तो खादिम हुसैन चीख चीख कर कहने लगा, हाँ सुन लो तुम, हाजी साहब ने नजीरे ड्राइवर की बीवी से निकाह कर लिया है और वो आधी आधी रात और दिन 9 से 1 तक वहीं होते हैं। मैं बाहर गली में गाड़ी में बैठकर उनका चौकीदारा करता हूँ। आ गई समझ? क्या करूं, ड्राइवर हूं उनका। रोजी रजाक हैं वो। नौकरी छोड़ दूं तो तुम लोग भूखे मरोगे। क्या बोलूं, घर जाना है मुझे 10 बजे। बता, बोल ना। वो चीख रहा था और जैतून हैरान परेशान रोना धोना भूलकर शौहर का मुंह देख रही थी। मुंह से निकली बात कैसे वापस आ सकती थी? खादिम हुसैन को दुख था कि इसने हाजी साहब को क्यों सबके सामने रुसवा कर दिया। हालांकि निकाह कोई रुसवाई तो नहीं थी। दिन महीनों और महीने सालों में बदले। जिंदगी का हर सुख नौरीन को हाजी साहब ने दिया था और बदले में इसकी कुर्बत के दिल नशीन लम्हे ही तो चाहते थे, वो भी बच्चों की वजह से मुख्तसर होते। हाजी साहब की वारफतगी का तो ये आलम था कि एक लम्हे के लिए इससे दूर ना होना चाहते, मगर अपनी और नौरीन की मजबूरियां आड़े आ जाती। चांद पढ़ाई में कमजोर निकला, 8वीं जमात से आगे ना जा सका तो हाजी साहब ने उसे अपनी फैक्ट्री में लगवा दिया कि काम सीख ले तो फिर सुपरवाइजर बना दूंगा इसी फैक्ट्री में। पहले से खादिम हुसैन का बड़ा बेटा दिलावर भी काम करता था। चांद मर्जी से काम पर आता जाता, उसे पैसे भी ज्यादा मिलते, खाना भी अलग से अच्छा दिया जाता। वो हाजी साहब का मंजूर नजर था। दिलावर चांद से बहुत जलता और खार खाता। फिर दूसरे लोग भी आग को भड़काते, कहते तू भी इसी तरह ड्राइवर के बेटे हो जिस तरह चांद है, मगर तुम्हें खाने में वर्कर्स के साथ दाल सब्जी मिलती है और वो मुर्ग मुसल्लम फाड़ता है। दिलावर और भी चिढ़ जाता। चांद की सजधज और लिबास को देखकर एहसासे कमतरी का शिकार हो जाता। अब तो हाजी साहब ने चांद को मोटरसाइकिल भी ले दी थी। दिलावर के चांद से नफरत और भी बढ़ गई थी। एक दिन किसी मामूली सी तकरार पर दिलावर ने चांद को सब वर्कर्स के सामने जोरदार थप्पड़ मार दिया। बात मैनेजर से हाजी साहब तक पहुंची। सब इल्जाम दिलावर के सर दे रहे थे। हाजी साहब ने मैनेजर को कहा कि दिलावर का हिसाब करके उसे फारिग कर दे। मैनेजर ने जब दिलावर की छुट्टी की तो वो इससे भी उलझ पड़ा। मैनेजर ने कहा कि हाजी साहब का हुक्म है। जवान खून था, हाजी साहब के पास जा पहुंचा। हाजी साहब बिजनेस मीटिंग में मसरूफ थे। गार्ड्स को चकमा देकर कहा कि मुझे हाजी साहब ने बुलाया है। दिलावर मीटिंग रूम में पहुंच गया और चिल्लाने लगा कि चांद आपकी मंजूर नजर का बेटा है, इसीलिए आपने मुझे निकाल बाहर फेंका है। हाजी साहब के लिए सारी सिचुएशन बहुत अजीबो गरीब थी। गार्ड्स दिलावर को पकड़ कर ले जाने लगे तो तब भी वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। चांद के साथ साथ सब फैक्ट्री वर्कर भी इसकी बातें सुन रहे थे। चांद को खड़ा देखकर वो और भी ज्यादा चीखने लगा था। तेरी माँ का कसम है हाजी साहब, इसलिए तुम्हारे थप्पड़ की बहुत तकलीफ हुई है, और जो तुम्हें मोटरसाइकिल लेकर दी है ना, वो भी तुम्हारी माँ की कीमत है। मैं भी इनके ड्राइवर का बेटा हूँ, मुझसे ऐसी हमदर्दी क्यों नहीं? मेरा बाप तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर 24-24 घंटे ड्यूटियां देता है, फिर भी आज मुझे निकाल रहे हैं।
इस रात माँ बाप की लड़ाई के बाद दिलावर ने हाजी साहब से नौरीन के निकाह की बात सुन ली थी और उस दिन से इसके दिलो दिमाग में ये बात बस गई थी और आज वो जहर उगल रहा था। दिलावर तो चला गया था मगर चांद समेत बहुत से ज़हनों में कई सवालात छोड़ गया था। हाजी साहब भी अकेले कमरे में सर थामे बैठे थे। बरसों की बनाई हुई इज्जत सरे राह नीलाम हो गई थी। शेख साहब का ईमान बहक ही गया, दुख के हुस्न साकी पिघल ही गया। आज से पहले ये कितने मगरूर थे। लुट गई पारसाई, मजा आ गया। आज चांद घर पहुंचा तो इसका दिमाग उलझा हुआ था। वो जाते ही अपने कमरे में बंद हो गया। उसे सबके सामने अपनी सबकी का भी गम था और थप्पड़ का भी, मगर शायद वो इस थप्पड़ को भी भुला देता। मगर जो इल्जाम उसकी मां पर दिलावर ने लगाए थे उन्होंने उसे सारी रात चैन से सोने नहीं दिया था। हाजी साहब ने नौरीन की परेशानी का ख्याल करते हुए फैक्ट्री में होने वाले इस वाक़े का तज़किरा मुनासिब ना समझा। चांद अजब कशमकश का शिकार था। क्या दिलावर सच बोल रहा था? वो गुजरे माह साल पर गौर करने लगा। हर तरफ हाजी साहब का ही अक्स था। वो ही आते थे, सामान भिजवाते थे, घर का खर्च उठाते, स्कूल की फीसें, और जिस घर में वो लोग रह रहे थे वो भी तो हाजी साहब का ही दिया हुआ था। जो लिबास उसने पहना हुआ था वो भी उन्हीं का दिया हुआ था। और ये बाइक भी। वो सोचता रहा और उलझता रहा, तो क्या इसका मतलब है कि मेरी माँ? वो इससे ज्यादा कुछ ना सोच सका। अगली सुबह वो खामोशी से नाश्ता किए बिना फैक्ट्री चला गया, मगर गेट पर पहुंचकर वो अंदर जाने की हिम्मत ना कर पाया। आज लोग उस पर हंसेंगे, सरगोशियां करेंगे। वो काफी देर तक खड़ा रहा और फिर मोटर बाइक भगाता घर की तरफ चल दिया। उसे दूर से ही हाजी साहब की गाड़ी अपने घर से बाहर खड़ी नजर आ गई थी। हाजी साहब ने खादिम हुसैन की जगह ड्राइवर बदल लिया था। खादिम हुसैन को गम नौकरी जाने का नहीं, अपना एतमाद जाय हो जाने का था। वो चारपाई पर ढह गया था। चांद अब ज्यादा वक्त घर से बाहर गुजारता। फैक्ट्री तो वो दोबारा गया ही नहीं था। खतरात महसूस करते हुए हाजी साहब ने नौरीन को कहा कि वो चांद को समझाए कि आवारागर्दी की बजाय काम पर आए या दोबारा पढ़ाई शुरू करे। नौरीन भी चांद के रवैये से परेशान थी, मगर उसे यह खबर नहीं थी कि चांद के अंदर कौन सा लावा उबल रहा है। वो इसके कमरे में गई। वो बेड पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। नौरीन इसके सरहाने बैठ गई तो इसने चौंक कर मां को देखा। नौरीन इससे कहने लगी कि वो फैक्ट्री जाया करे और काम में दिल लगाए। वो मां की बातें खामोशी से सुनता रहा, फिर एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, अगर मैं काम करने लगूं और कमाकर पैसे घर ले आऊं, घर का सब खर्च उठाऊं, तो क्या आप हाजी साहब को घर आने से मना कर सकती हैं? क्या फिर आप उनसे कोई चीज नहीं लेंगी? वो मां के हाथ थाम कर लजाजत से कह रहा था। नौरीन की आंखों की पुतलियां सुकड़ गई थी। यह चांद क्या कह रहा था? क्या इसका बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि वो इन बातों को समझने लगा है? नौरीन से वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वो उठकर तेजी से बाहर आ गई थी। इसकी सांस तेज तेज चलने लगी थी। चांद ने किसी यूटिलिटी स्टोर पर नौकरी कर ली थी। जिस दिन उसे पहली तनख्वाह मिली उसने वो 9,000 मां के हाथ पर लाकर रखे और कहने लगा कि मैं ओवर टाइम भी लगाया करूंगा, घर का तमाम खर्चे का बोझ उठाऊंगा। अब आप हाजी साहब से कुछ ना लेना। नौरीन इन पैसों को हाथ में पकड़े सकते की हालत में बैठी रह गई थी। चांद, हाजी साहब हमारे मोहसिन हैं, उनके हम पर बेपना एहसानात हैं। जब तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हुआ, तुम जानते हो, सिर्फ यही एक शख्स हमारे साथ खड़ा था। नौरीन दलाइल से बेटे को समझा रही थी, मगर जहां बात मोहब्बत और गुर्बत की हो वहां सब दलाइल हार जाते हैं। नौरीन हाजी साहब को चाहकर भी अब अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकती थी और चांद ये बात समझने को तैयार नहीं था। अब नौरीन हाजी साहब को सिर्फ उसी वक्त बुलाती जब चांद ड्यूटी पर होता। फिर भी घर आकर चांद इस खोज में लगा रहता कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में हाजी साहब तो नहीं आए थे। उसे अब अपनी दोनों बहनों की फिक्र रहने लगी थी। अगर वो भी मां के नक्शे कदम पर चलने लगी तो क्या होगा? वो घबरा उठा। अब वो चुप कर सिगरेट भी पीने लगा था। अंदर का उबाल वो धुएं में निकालना चाहता था। हाजी साहब भी दिन ब दिन बदलती सूरत हाल से दिल गिरफ्ता थे। चांद इनसे मुतनफ्फर हो चुका था। एक दो बार सामना होने पर वो उनके पास से सीना अकड़ा कर अजनबियों की तरह गुजर गया, लेकिन इस मसले का कोई हल नहीं था।
घर में फैला तनाव बढ़ता जा रहा था। चांद रोज घर में आकर शोर मचाने लगा था। कभी माँ को कहता कि ये शहर छोड़कर चले जाते हैं, कभी कहता मैं खुदकुशी कर लूंगा। नौरीन बहुत रोती और सोचती कि इसने कोई गुनाह तो नहीं किया। वो हाजी साहब की मनकूहा है। वैसे भी अगर माँ बुरी भी हो, लेकिन औलाद उससे बुरा कहे या बुरा समझे, उसका सीना फट जाता है। हाजी साहब ने चांद का दुबई का वीजा लगवा दिया था। नौरीन का भी यही ख्याल था कि वो इस माहौल से निकल जाएगा तो सुधर जाएगा, मगर तकदीर में कुछ और ही लिखा हुआ था। जब वीजे के बारे में नौरीन ने चांद को बताया, वो बेपर कर आग बगूला हो गया और गाली गलोच पर उतर आया। क्या आप मुझे दूर देश भिजवाकर गुलछर्रे उड़ाना चाहती हैं इस बुड्ढे के साथ? नौरीन के भी सब्र के इंतहा हो चुकी थी। वो भी जवाबन चीखने लगी थी, गंद तुम्हारे जहन में भरा हुआ है, और ये जिन लोगों ने भरा है मैं खूब जानती हूँ। कोई दाश्ता नहीं हूं मैं, हाजी साहब की बीवी हूं, निकाह किया है। नौरीन चिल्ला रही थी और चांद का खून खौलने लगा था। मेरे बाप की जगह हाजी साहब को दे दी। चांद उठा और बावर्ची खाने से छुरी उठाकर नौरीन की तरफ बढ़ा और इसके कई वार नौरीन के पेट में उतार दिए। बच्चियां स्कूल थीं। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले आए तो चांद छुरी पकड़े खड़ा था और नौरीन खून में लथपथ पड़ी थी। चांद गिरफ्तार हो चुका था। सारी कहानी मीडिया के जरिए घर घर पहुंच चुकी थी, लेकिन हाजी साहब को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान नौरीन की जुदाई की सूरत हो चुका था। मोहब्बत के खसारे से बड़ा खसारा क्या हो सकता है? लोग इज्जत नीलाम करके मोहब्बत खरीद लेते हैं। हाजी साहब ने कब्र पर कतबे में अपना नाम नौरीन के साथ लिखवाया और जौजा भी हाजी अफजल ही लिखा था। नौरीन की दोनों बेटियां अब हाजी साहब के पास थीं। जीते जीतो वो नौरीन को इसका असल मकाम ना दे सके, मगर मरने के बाद इसके वजूद को तस्लीम करते हुए बच्चियों को घर ले गए और ज़ेबुन निसा को बताया कि ये उनकी ही बच्चियां हैं, उन्हें दिल से कबूल करो और इनके अपने बच्चों जैसी तरबियत करो। हाजी साहब अब भी सुबह सवेरे फूलों के साथ नौरीन की कब्र पर जाते हैं, उससे ढेरों बातें करते हैं, फूलों के तोहफे मरकत पर सजाते हैं और थके कदमों से लौट आते हैं। ऐ फना शुक्र है आज बाद फना उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू। ऐ फना शुक्र है आज बादे फना उसने रख ली मेरे प्यार की आबरू। अपने हाथों से उसने मेरी कब्र पे